हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं, इनको करने जा रहे हैं। अभी सीबीएसई ने ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं और इन क्वेश्चंस को थ्रू सीबीएसई ये बताना चाहता है कि जो फोटो के आधारित या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं और किस तरीके से सॉल्व करने। तो 2023 में जो बोर्ड का पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है, स्टडी द कार्टून केयरफुली एंड गिव द आंसर, है ना। कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो कार्टून क्या है। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कुछ बेच रहा है किसी को। तो अब देखो यहाँ पे ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, इनका नाम है जेपी। यानी हमें पता है जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कौन थे? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो ये कुछ बेच रहे हैं और ये है, यहाँ पे इस फोटो में दिखता है तो ये व्यक्ति कोई भारत की जनता को दर्शाता है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है वो कह रहा है कि जेपी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो जो प्रॉब्लम है, जैसे नागालैंड की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की, चाइना की, जितनी प्रॉब्लम है उन सब का एक सोल्यूशन वो बेच रहा है चूरन की तरह, जिसको वो कह रहे हैं मिलिट्री रूल यानी सैन्य शासन। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन है कि यह चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो इसमें पिक्चर दिखा रहा है कि भारत की सारी समस्याओं का एक ही जो सोल्यूशन है वो क्या है? मिलिट्री रूल यानी सैन्य शासन। तो भारत की समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है, उसको हम कहते हैं सैन्य रूल। तो इस तरीके से ये पहले आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आंसर करने हैं कि भारत की समस्या, यह चित्र क्या दर्शाता है? यह चित्र दर्शाता है कि जयप्रकाश नारायण के पास भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका जो वो अपने समाधान दे रहे हैं वो है सैन्य शासन या मिलिट्री रूल। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1974 में मिलिट्री को भारत की चुनी हुई सरकार के यानी कांग्रेस या इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने मिलिट्री को यह अपने भाषण में बताया, बोला था कि आपको जरूरत नहीं है कि आप सरकार की बात को माने। चलिए, दूसरा है हम लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं। तो लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं, तो हमें जो उत्तर है वो इस फोटो के आधार पे देते हुए बोलना है कि लोकतंत्र को बचाने का सही तरीका है, जेपी के हिसाब से लोकतंत्र को बचाने का सही तरीका है सैन्य शासन। ठीक है, लेकिन हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है और जनता को वह संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरा, इसके अलावा हम लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या संवैधानिक जो एजेंसियां हैं या मूल्य हैं उनको सब लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से हमें यह आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि लोकतांत्रिक सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो उत्तर है इसका, देखो लोकतांत्रिक सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समूह की बात को वो उसे सुनना पड़ता है, वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार के सामने हर समूह प्रदर्शन कर सकता है अगर उसे सरकार की बातें पसंद नहीं आती। और कई बार सरकार को जो कि जो भी नीति वो बना रही है उस नीति के उसे रद्द करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा वर्तमान में जो किसान आंदोलन चला उसके बाद सरकार को वो 3 कानून वापस लेने पड़े। तो ये लोकतांत्रिक सरकार की समस्या है कि उसने उसको जो भी फैसला लेना है उसमें हर बार उसको लोगों की सहमति करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग हो सकता है कि उसके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, जिससे कि समाज में एक अराजकता का माहौल हो जाता है जो कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से यह लोकतांत्रिक सरकार की समस्या है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्या मिलिट्री रूल
है ना, सैन्य शासन जो है वो लोकतंत्र के साथ काम कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आप दीजिए नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सैन्य शासन का उदाहरण हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देखा है, जहां पाकिस्तान या फिर म्यांमार में सैन्य शासन है, और वहां देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का शासन हो जाता है और लोकतांत्रिक मूल्य जो है उनका बिल्कुल ही विरोधी है। जो लोकतांत्रिक मूल्य है या लोकतंत्र है उसका बिल्कुल ही विरोधी है, वो क्या है? सैन्य शासन। तो इसलिए लोकतंत्र और सैन्य शासन एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में परस्पर विरोधी हैं। ये इस तरीके से हमें इसके आंसर देने हैं। अब देखिए, ये आगे एक हम देखते कार्टून हैं। है, दूसरा पिक्चर उन्होंने दिया है, ध्यान से देखिए। ये एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इसमें से क्या क्या निकल रहा है। HIV का रॉकेट, है ना, डेंगू, इबोला, मलेरिया, है ना, और ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन इन डिजीज। ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? बीमारियों में भर चुका है। तो ये इधर से क्यों आ रहा है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू क्या हैं? तो विभिन्न पहलू क्या हैं? जैसे हमने पढ़ा था, इसके राजनीतिक पहलू हैं, पॉलिटिकल हैं, ठीक है, इसके आर्थिक हैं, इकोनॉमिकल हैं, इसके सांस्कृतिक हैं। तो कोई भी देश वैश्वीकरण के दौर में आज, जैसे हम इसका, जब हमें इसका आंसर लिखना है तो हमें सिंपल लिखना है कि वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू हैं, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक, सैन्य। तो और कोई भी देश आज अकेला नहीं है, वह पूरे विश्व के साथ जुड़ चुका है। और इसी वजह से जब किसी एक देश में अस्थिरता होती है या कोई महामारी पैदा, क्योंकि देखो इसने सारी बीमारियों का नाम लिया है, तो वैश्वीकरण से अगर किसी एक देश में कोई महामारी होती है तो वह वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में फैल जाती है, ठीक है, और यह बहुत ज्यादा गंभीर है। दूसरा ये है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड डिजीज, वैश्वीकरण ने बीमारियों को कैसे प्रभावित किया है? तो आप लिखिए उदाहरण के तौर पे, जैसे हमने कोरोना के दौर में एक देश से एक बीमारी कोरोना पैदा हुई, जिसको चीन माना जाता है, और यह चीन से फैल के पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, है ना, पूरी दुनिया की जो हालत है वो खराब हो गई, आर्थिक हालत भी खराब हो गई और सामाजिक भी, जिसमें कि लोगों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा आर्थिक कठिनाइयों का और सामाजिक कठिनाइयों का, कि उन्हें अपने घर के अंदर ही बंद होना पड़ा। तो ये वैश्वीकरण की समस्याएं हैं या बीमारियां हैं, बीमारियों को कैसे प्रभावित करता है। इसमें ये दिखाया गया है कि उपरोक्त तस्वीर में अफ्रीका को क्यों दिखाया गया है, ठीक है, अफ्रीका ही क्यों दिखाया गया है? क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पे वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और वो प्रभाव पॉजिटिव नया होके नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। और इसलिए ये सारी बीमारियां, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाकी देशों में भी जब विकास के लिए बहुत सारे गतिविधियां होती हैं, या दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो विकास के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो कि विनाश का कारण बन जाती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्योंकि विकास की गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, पर वहां पे जो प्रिकॉशन है, जो वहां पे, है ना, प्रतिरक्षा जो करनी चाहिए, जो सावधानी बरतनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं बरती जाती। और इस वजह से उस देश में इन बीमारियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है, डेंगू, HIV, इबोला, मलेरिया, इन बीमारियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इन बीमारियों से, ठीक है। इसलिए अफ्रीका को दिखाया गया है, क्योंकि बाकी देशों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हेल्थ सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी है या शहरीकरण है या अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये बीमारियां नॉर्मली हैं कि पैदा होंगी। लेकिन बाकी देशों में या बाकी महाद्वीपों में, जैसे कि एशिया या यूरोपीय महाद्वीप में, इसको लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अफ्रीका में वो सब नहीं है। इस वजह से अफ्रीका इन बीमारियों को, अफ्रीका में ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। लास्ट है कि आपको उदाहरण देना है वैश्वीकरण का, कि आपके जीवन में वर्तमान में क्या, वर्तमान में प्रभावित किया है। तो आप इसका उदाहरण बहुत अच्छे से दीजिए सांस्कृतिक तौर पे, ठीक है, यानी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम
सांस्कृतिक तौर पे हम विभिन्न देशों के जो खाने की चीजें हैं, जैसे मैकडोनल्ड है अमेरिका का, है ना, और या फिर अपने जो सामाजिक जीवन में जैसे कि आईफोन का इस्तेमाल, या फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक का इस्तेमाल, या फिर विभिन्न कारों का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, इस ये किसी भी एक देश की देन नहीं है, यह विभिन्न देशों से हमें मिलता है, और जो कि हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक बनाने में सहायक होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। ये दो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इन दो में, एक ये जो झंडा है आपको पहचानना होगा फोटो को देखकर ही कि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए का झंडा है, और दूसरा सोवियत संघ यानी कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट रशिया का झंडा है। अब देखो इसमें क्या है, अब वो कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, गिव अ टाइटल फॉर द अबव पिक्चर, उपरोक्त चित्र के लिए शीर्षक दो। शीर्षक क्या है कि दो देश आपस में कब थी ऐसी स्थिति कि सोवियत संघ या रशिया या ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ कब ऐसे देखो ये लड़ नहीं रहे हैं पर लड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे के गुस्सा दिखा रहे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि बहुत हथियार है हमारे पास। तो ये सिचुएशन कब थी, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा शीत युद्ध का दौर। अब दूसरा है क्वेश्चन, यूएसए अपनी, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका अपना आधिपत्य या वर्चस्व कैसे दिखाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना वर्चस्व इस तरीके से दिखाता है कि वह विश्व की जितनी भी मिलिट्री के ऊपर यानी जो सैन्य ताकत है उसका सबसे ज्यादा जो खर्च है वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है अपनी सेना के ऊपर सबसे ज्यादा, ठीक है। दुनिया में जितने भी ज्यादा तकनीकी है वो सब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, चाहे वो आज के वर्तमान युग में स्पेस में जाने की हो, चाहे उसकी जो कंपनियां हैं जैसे कि आईफोन बनाने वाली कंपनी, है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो बेच रही है और सबसे महंगे फ़ोन बेच रही है, और इस तरीके से उनकी नीली जीन्स का जो प्रभाव है जिसको कि स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है, और जो हमें एक अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ यानी अच्छे रहन सहन का जो हमें जब हमें बोला जाता है कि अच्छे रहन सहन कैसा होगा तो हमें सीधा ये बताया जाता है कि जैसा लोग अमेरिका में रहते हैं वैसा ही अच्छा रहन सहन है। तो इस तरीके से ये जो मानक अमेरिका ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने लिए दुनिया के लिए जो बना दिए हैं उसी से उसके आधिपत्य दिखता है। नेक्स्ट है कि इन दो महाशक्तियों के में से प्रत्येक के दो दो सहयोगी देशों का नाम बताइए, ठीक है। अलाइड कंट्रीज कौन सी है, तो हमें पता है कि इनका सपोर्ट कौन करता है, जैसे यूएसए है संयुक्त राष्ट्र, इसका सपोर्ट कौन सा देश करेगा, जो कि यूरोप के होंगे, जैसे कि हमारे इंग्लैंड, है ना, और फ्रांस। तो ये दो देश जो कोल्ड वार के समय या शीत युद्ध के समय भी इसके साथ थे, और सोवियत संघ या कम्युनिस्ट रशिया जो है इसके साथ कौन है, देखो कम्युनिस्ट देश एक है चाइना, और दूसरा हम लिखेंगे उत्तरी कोरिया या नॉर्दर्न कोरिया, उत्तरी कोरिया या नॉर्दर्न कोरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो देश इसके समर्थक हैं। अब आ जाता है यहाँ पे आप जापान भी लिख सकते हो, तो कई देश हैं, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट, उपरोक्त मुद्दे विश्व पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अब देखो ये दोनों अगर आपस में लड़ते रहेंगे यानी शीत युद्ध, सीधे सीधे वो पूछ रहा है कि शीत युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव है, या दो ध्रुवीय विश्व का क्या विश्व पे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कि इसका उत्तर आप सीधे सीधे लिखेंगे कि जो वर्ल्ड है ना, जो दुनिया है या विश्व है वो दो गुटों के बीच में बंट जाता है, यानी टू पोल्स, दो गुटों के बीच में बंट जाता है, यानी बाइपोलर हो जाता है विश्व। तो बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। दूसरा, विश्व में एक रेस शुरू होती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसको हम कहते हैं आर्म रेस, ठीक है। आर्म रेस यानी हथियारों,
हथियारों को जमा करने की होड़। तो ये फोटो से दिख रहा है, देखो ये किस तरीके से बम अपने यहाँ छुपाया है, तलवार है अलग अलग प्रकार के, ये भी इस तरीके से है। तो हथियारों को जमा करने की होड़ जो विश्व में लग जाती है वो बहुत खतरनाक है। और विश्व में एक हमेशा टेंशन का माहौल है, एक हमेशा टेंशन है कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, या फिर एक न्यूक्लियर वार शुरू हो सकता है जिसमें कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस तरीके से विश्व में ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं इन दोनों के उससे। तो ये पाठ पे आधारित है, ठीक है।